तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में Z5 पे रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री कॉमेडी थ्रिलर फिल्म। इस फिल्म का नाम है डिटेक्टिव शेरदिल। फिल्म के लीड रोल में है दिलजीत दोसांझ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कहानी शुरू होती है डिटेक्टिव शेरदिल को दिखाते हुए। इंट्रोडक्शन में वो अपने बारे में थोड़ा सा बताता है कि लोग उसे शर्लॉक, ब्योमकेश और पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं, क्योंकि वो कोई भी केस सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। फिर वो कुछ गुंडों से लड़के इंस्पेक्टर ओलिविया को बचा लेता है और उसके बाद मीडिया जब उससे पूछती है, पूरे पुलिस फोर्स को इंस्पेक्टर को किडनैप करने वाले गैंग का पता लगाने में महीनों लग गए, लेकिन आपने ये काम एक हफ्ते में कैसे कर दिया? तो शेरदिल कुछ नहीं बोलता। रिपोर्टर पूछता है कि आपका अगला केस क्या होगा? तो कहता है सूटकेस, मुझे वेकेशन पे जाना है। जब वो अपना वेकेशन एंजॉय कर रहा था, ओलिविया शेरदिल और उसके साथी ऑफिसर डैनी को फॉलो करने लगती है। उन्हें कमिश्नर के ऑफिस लाया जाता है और शेरदिल बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसका वेकेशन कैंसिल जो हो गया। लेकिन कमिश्नर उसे बोलते हैं एक नया केस आया है, इसलिए तुम्हें बुलाया गया है। अगर तुम इंटरेस्टेड ना हो तो तुम जा सकते हो। वहाँ पर भट्टी फैमिली का फैमिली चार्ट लगा हुआ था, लेकिन इससे पहले कोई केस को एक्सप्लेन करता, वहाँ पर डिटेक्टिव नताशा आती है जिसका शेरदिल के साथ 36 का आंकड़ा है। वो नताशा को देखकर खुश नहीं था और वो ये केस भी लेने से मना कर देता है। नताशा उसे समझाती है हम दोनों के बीच जो भी हुआ उसे साइड पे रखते हैं और प्रोफेशनल होकर काम करते हैं। जब कमिश्नर बोलते हैं कि नताशा ही वो थी जो तुम्हें इस केस में चाहती है, तो शेरदिल केस में काम करने के लिए मान जाता है। इसके बाद नताशा इस केस की ब्रीफिंग देने लगती है, बताती है कि पंकज भट्टी का असैसिनेशन हुआ है, मतलब उसका खून हुआ है। वो हंगरी के बहुत ही बड़े टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का मालिक है। कंपनी का नाम है स्टेलर टेलीकम्युनिकेशन, जिसकी मार्केट वैल्यू 16 बिलियन यूरोज है। यहाँ तक कि पंकज को यूरोप के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक माना जाता है। 25 जुलाई को जब वो एयरपोर्ट जा रहे थे, तभी एक सुनसान रास्ते में एक आदमी बाइक में ही था। उसी ने पंकज को गोली मारी और उसके गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया। पंकज भट्टी के फैमिली में 4 लोग हैं। आज स्टेलर टेलीकम्युनिकेशन की सीईओ है पंकज की पत्नी राजेश्वरी। उनका एक बेटा भी है अंगद, जो कि स्टेलर पैलेसेस का मालिक है। उसकी पत्नी है एलिजाबेथ, जो पहले छोटी मोटी टेलीविजन एक्ट्रेस हुआ करती थी, लेकिन आज एक बिलियनर की पत्नी है। पंकज और राजेश्वरी की बेटी है शांति, पंकज की लाडली और जन्म से ही बहरी गूंगी। समझ आया शांति नाम क्यों है। पंकज का एक घर जमाई साला भी है जिसका नाम है बोधी, वो एक माली है। और एक फैमिली मेंबर है रैबिट, जो असल में एक कुत्ता है। मगर एक और अजीब बात देखने को मिली है कि जब पंकज पे हमला हुआ था, तब पंकज का ड्राइवर जयपाल गाड़ी में नहीं था और हादसे के दिन से वो गायब है। और जो बाइक में आदमी था वो लूका है। वो तो मर्डर करने के 24 घंटे के अंदर ही पकड़ा गया, जो कि नशे में धुत था। डैनी सोचता है कि अगर खूनी पकड़ा गया है तो हमें यहाँ क्यों बुलाया गया, केस तो सॉल्व है। शेरदिल को समझ आ जाता है कि ये बात सिर्फ मर्डर का ही नहीं बल्कि परिवार वालों का कुछ और मामला है। जब लूका ने पंकज को मारा, तब उस रास्ते में गाड़ी एक जगह पे पार्क थी। उस जगह पे ना कोई सीसीटीवी कैमरा था ना कुछ, मतलब मर्डर ऑलरेडी प्लान था। और ड्राइवर भी मिसिंग था, मतलब मर्डर में वो ड्राइवर भी शामिल था। लूका ने भट्टी को मारा, लेकिन पंकज भट्टी को मरवाने वाला कोई और है। अब ऐसे अमीर आदमी की डेथ जब होती है तो सिर्फ एक ही मोटिव होता है, पैसा। यहाँ फैमिली लॉयर फ्यूनरल के समय जब परिवार वालों को पंकज का विल पढ़ के सुनाता है, लोगों के होश उड़ जाते हैं। पंकज ने अपने प्रॉपर्टी एसेट के 10% बोधी और 10% रैबिट के नाम कर गया और बाकी का 80% पूर्वक के नाम। सभी लोग पूर्वक की तरफ देखने लगते हैं, मगर सवाल है पूर्वक है कौन? वो है शांति का बॉयफ्रेंड, और वो भी शांति की तरह गूंगा बहरा है। दोनों को एक साथ मिलाएं तो बनते हैं शांति पूर्वक। कौन सोचता है ऐसे नाम? और जयपाल की तरह वो भी अब गायब है। खैर, अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो लोग भट्टी परिवार के घर पहुंचते हैं और बाहर उन्हें रैबिट मिलता है। वो लोग अंदर जाते हैं तो राजेश्वरी डिटेक्टिव से कहने लगती है कि अब इस केस में इन्वेस्टिगेट करने जैसा कुछ है नहीं। जिस लड़के पर हमने भरोसा किया पूर्वक, उसी ने पंकज को मारा है और विल से छेड़छाड़ करके वो भाग गया। आपको उसी को पकड़ना है, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला। शेरदिल पूछता है बोधी कहीं नहीं दिख रहा। राजेश्वरी कहती है वो प्लांटेशन ड्राइव के लिए गया हुआ है, 2 दिन में आ जाएगा। अंगद को टेंशन है कि उसके पापा के मरने की वजह से कंपनी के शेयर्स में काफी ज्यादा असर पड़ेगा। शेरदिल उनको बोल देता है कि मर्डर में कोई और भी इन्वॉल्व है और जब तक इसका पता नहीं चल जाता तब तक कोई भी इस घर को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। मतलब अब परिवार वाले हाउस अरेस्ट हो गए हैं और उनके पास परमिशन भी है, क्योंकि ये 60 बिलियन यूरोस का मामला है। पैसों के लिए कोई भी किसी का भी जान ले सकता है। शेरदिल वापस अपने ऑफिस आकर इस केस के बारे में सोच रहा था और उसे अचानक ख्याल आता है कहीं ऐसा तो नहीं कि पंकज भट्टी अभी भी जिंदा है। खैर, अब वो नताशा और डैनी के साथ कैमरा लेकर
परिवार वालों को इंट्रोगेट करने वाला था। पहले वो राजेश्वरी से पूछताछ करता है। नताशा राजेश्वरी से पूछती है, विल के साथ छेड़छाड़ करने से पहले आपका पंकज के प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा था? अब असली में तो राजेश्वरी को 1% भी मिलना बहुत ज्यादा था, फिर भी वो झूठ कह देती है कि 30%। नताशा पूछती है, पंकज के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था? रिलेशनशिप अच्छा तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो झूठ बोलती है, सब कुछ अच्छा था। देखते हैं कि जब पंकज जिंदा था तो एक रात राजेश्वरी उसे कहने लगती है कि भूलो मत, तुम्हारे पूरे प्रॉपर्टी पर मेरा हक है। मगर पंकज को पता चल गया था राजेश्वरी का किसी और के साथ अफेयर है और इसी को मुद्दा बनाकर वो राजेश्वरी को डिवोर्स भी दे सकता है। नताशा पूछती है, ऐसा क्या हुआ था कि डिवोर्स की नौबत आ गई? तो वो कहने लगती है, पंकज के पास काम के अलावा किसी और के लिए समय ही नहीं था, मैं बोर हो गई थी। और सबकी अलग अलग नीड्स होती है, इमोशनल हो या फिजिकल, लेकिन अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ था क्योंकि उन दोनों ने एक साथ जीना सीख लिया था। कहती है, हमारा शादी का रिश्ता तो किसी भाई बहन के रिश्ता जैसा था, शादी में कुछ रखा ही नहीं था। तीनों बाहर आते हैं और अंगद से पूछताछ करते हैं, जो कि शूटिंग कर रहा था, मतलब निशाना लगा रहा था, और ये स्पोर्ट्स उसे बहुत पसंद है। शेरदिल उसे पूछता है कि अगर विल का 30% आपको मिलता तो आप उसका क्या करते हैं? अंगद कहता है, मैं उन पैसों को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता। शेरदिल को पता है कि अंगद का बिजनेस लॉस में चल रहा है और इस बात को लेकर पंकज हमेशा अपने बेटे को ताना मारते रहता था। कहता था कि तुम्हारे बिजनेस में कोई इन्वेस्ट क्यों ही करेगा, तुम तो लॉस में हो। अंगद चाहता है कि उसके पापा उसे पैसे दे, लेकिन पंकज साफ साफ अपने बेटे से कह देता है कि तुम ये जो आलीशान पार्टी करते रहते हो, अपनी वाइफ के साथ महंगे छुट्टियों में जाते हो, इसमें कितना पैसा खर्चा होता है तुम्हें मालूम भी है, कंपनी तो लॉस में जाएगा ही। इसीलिए वो अपने बेटे को पैसे देने से मना कर देता है। वो शेरदिल से कहता है निशाना लगाने, लेकिन शेरदिल निशाना नहीं लगा पाता। तो अंगद उसे कहता है कि तुम प्लेट्स पर निशाना नहीं लगा पाए क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो प्लेट से ज्यादा प्लेट खींचने वाले पर था, इसलिए पूर्वक को ढूंढो, केस खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। नताशा अंगद की पत्नी एलिजाबेथ से पूछताछ करती है और वो कहती है कि उसके और अंगद के बीच में सब कुछ सही है, लेकिन अंगद और उसके पिता के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है क्योंकि पंकज इमोशनल इंसान नहीं है, वो सिर्फ अपनी बेटी शांति को ही बहुत मानते थे। इसके बाद वो तीनों जाते हैं शांति से पूछताछ करने। शांति साइन लैंग्वेज में उन्हें सब कुछ बताती है और नताशा साइन लैंग्वेज समझ पाती है। फिर वहाँ पर एक नौकरानी आती है फलक, चाय पानी देने के लिए। नताशा वहाँ से उसे जाने को बोलती है क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेशन हो रहा है, ना कि वो लोग मेहमान बन के आए हैं। शांति बताने लगती है कि एक अमीर बाप की डिजेबल बेटी होना आसान नहीं होता, लोगों की एक्सपेक्टेशन उसे बहुत ज्यादा थी। शांति ने खुद का एक एनजीओ स्टार्ट किया और वहीं वो सबसे पहले पूर्वक से मिली थी। दुनिया शांति को स्पेशली एबल्ड मानती थी, लेकिन पूर्वक ने उसे स्पेशल फील कराया। कुछ समय में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिर शांति एक दवाई लेती है और शेरदिल शांति से पूछता है कि आपके डॉक्टर को पता है आप ये दवाई लेती हैं? शांति कहती है, मुझे इस दवाई की जरूरत है। खैर, शांति पूर्वक को अपने परिवार से मिलवाने के लिए लाई थी। वो लोग बैठ के डिनर करते हैं, लेकिन किसी को भी पूर्वक पसंद नहीं आता क्योंकि उनके हिसाब से पूर्वक को खाने की तमीज नहीं है, जानवर की तरह खा रहा था। अंगद डिटेक्टिव्स को बताने लगता है कि खाना खाने के बाद तो वो लोगों का हाथ पढ़ने लगा था और सभी को अजीब अजीब एडवाइस दे रहा था। अंगद पूर्वक को इडियट समझता था। अब पूर्वक के जाने का समय हो गया था तो वो जाने से पहले शांति से गले लगता है, लेकिन फलक फिर से वहां पहुंच जाती है। देखते हैं कि पंकज पूर्वक को शांति से दूर रखने के लिए उसे ढेर सारे पैसे ऑफर करता है। शांति ये जानकर काफी गुस्सा हो जाती है और पूर्वक कहता है कि वो यहाँ सिर्फ शांति के लिए आया था, ना कि पैसों के लिए। ये देखकर वो अपनी बेटी की खुशी के लिए पंकज पूर्वक को अपने साथ अकाउंटेंट की नौकरी के लिए रख लेता है, मगर पंकज पूर्वक को बहुत बुरी तरह ट्रीट करता है। पंकज का इरादा था कि वो अंदर से पूर्वक को तोड़ दे ताकि वो उसकी बेटी को छोड़ दे, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं था। शांति का मानना है कि शायद इसीलिए पूर्वक ने उसके पापा को मार डाला क्योंकि वो उसे टॉर्चर करते थे। तीनों डिटेक्टिव्स बाहर आते हैं, लेकिन शेरदिल वापस अंदर जाता है और शांति जो दवाई लेती है उसे अपने पास रख लेता है। बाहर आकर वो लोग फलक से मिलते हैं। नताशा पहले फलक से माफी मांगती है उसके साथ ऊंची आवाज में बात करने को लेकर। फलक उन सभी को पूर्वक के बारे में बताती है, कहती है वो तो काफी अच्छा इंसान था, लेकिन एक बार पंकज ने उसकी बेइज्जती कर दी शांति के सामने। पूर्वक ये सह नहीं पाया और वो बहुत गुस्से में था और वो गुस्से में फलक से कहता है कि अगर पंकज शांति के पिता ना होते तो वो उन्हें गोली मार देता। उसके बाद शाम के समय शेरदिल गोली मारने वाले लूका से मिलने जाता है जो कि जेल में बंद है। लूका शेरदिल को बताता है कि वही किलर है, लेकिन शेरदिल जानता है कि लूका सिर्फ लोगों को मारता है ताकि उन पैसों से वो अपने लिए ड्रग्स खरीद सके। वो उसे पूछता है, तुम्हें पता भी है कि तुमने किसको मारा? शेरदिल उसे समझाता है कि उस परिवार की नजर तुम पर बहुत पहले से थी, अगर तुम कुछ बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम अपने परिवार से मिलना चाहते हो या नहीं? मगर लूका पहले तो अपना मुंह बंद रखता है, लेकिन बाद में वो बताने के लिए मान जाता है। इधर नताशा और डैनी भी कुछ सबूत जुटाने में लग जाते हैं। शेरदिल एक वेयर हाउस में पहुंचता है और फिर जब तीनों
डिटेक्टिव ऑफिस में मिलते हैं तो डैनी बताता है कि पंकज ने कुछ साल पहले 3 शेल कंपनी शुरू किया था जिसमें करीब 1 महीने में 2 मिलियन यूरोस जमा हो रहे थे, लेकिन उन पैसों का क्या हो रहा था ये फिलहाल पता नहीं लग पाया। नताशा जयेश भाई के बारे में बताती है जिन्होंने पूर्वक के लिए वीजा और उसके लिए अपार्टमेंट का इंतजाम किया और वो हर 21 दिन में अपना अपार्टमेंट बदलते रहता था। और अब तो जयेश भाई भी मिसिंग है और एक फोटो में एक और मेंबर नजर आया था जो कि हुडी पहना हुआ था और ये कौन है नहीं पता और ये भी फिलहाल मिसिंग है। शेरदिल बताता है कि उसे ड्राइवर जयपाल मिल गया। जयपाल उसी वेयरहाउस में मिला था और उसका पता बताने वाला लूका था। जयपाल बताने लगता है कि वो गाड़ी रोक कर टॉयलेट करने के लिए गया था, लेकिन तभी लूका आया और उसने पंकज को मार डाला और वो जयपाल को भी उठाकर ले गया। कहता है कि लूका के साथ पूर्वक भी मिला हुआ था। अब आधी रात के समय शेरदिल अपना दिमाग लगाता है और उसे जो भी पता चला है फैमिली मेंबर से इंट्रोगेशन के समय उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वो पता कर लेता है पूर्वक कहाँ छुपा हुआ है। रात के 3 बजे वो तीनों उस अपार्टमेंट में पहुंचते हैं जहां पूर्वक उन्हें मिलेगा, लेकिन वहां पूर्वक नहीं मिलता। नताशा को लड़कियों के कपड़े मिलते हैं और पूर्वक का लैपटॉप, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो ग्रीस भागने वाला था क्योंकि वहां से मिडिल ईस्ट भागना काफी आसान था। वो किसी किरण के साथ जाने वाला था। बुकिंग 25 जुलाई के दिन ही हुई है जिस दिन पंकज का मर्डर हुआ। उन्हें लगता है कि पूर्वक जितना सीधा लगता है उतना है नहीं, कि इतने में उन्हें खबर मिलती है कि भट्टी परिवार वालों ने पूर्वक को पकड़ लिया। इसके बाद नताशा और शेरदिल पूर्वक से पूछताछ करते हैं। वो भट्टी के घर गया था अपना पासपोर्ट छुड़ाने के लिए, लेकिन वो अंगद के हाथों पकड़ा गया। शेरदिल उसे पूछता है क्या उसने पंकज के विल के साथ छेड़छाड़ किया था और पंकज को मारा। वो लिख कर बताता है हाँ। नताशा उसे बताती आगे हम जो भी पूछेंगे सोच समझ के जवाब देना। पूर्वक कहता है मुझे जो बताना था मैंने बोल दिया। कितने में उन्हें पता चलता है जयपाल की डेड बॉडी मिली है, वो भी एक जंगल के पास में। सीसीटीवी फुटेज में देखने को मिला जयपाल हुडी वाले उस इंसान से मिलने के लिए गया था। वो पहुंचते हैं भाटी परिवार के घर। राजेश्वरी और अंगद उनसे कहने लगते हैं कि हाउस अरेस्ट को टर्मिनेट करवाइए, हमें और भी बहुत काम है। वैसे भी पूर्वक ने कन्फेशन तो कर दिया। शेरदिल बोलता है हमें ड्राइवर जयपाल की बॉडी मिली है। लूका और पूर्वक हमारे कस्टडी में है, लेकिन तीसरा जो मेंबर है हुडी वाला वो भी खूनी के साथ मिला हुआ है, इसलिए आपकी सेफ्टी के लिए हमें आपको हाउस अरेस्ट करके रखना पड़ेगा। इससे परिवार वाले फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इसीलिए राजेश्वरी कमिश्नर को अपने घर बुलाती है। मगर शेरदिल कमिश्नर को समझाता है कि 2 लोग तो पकड़े गए लेकिन अभी भी एक खूनी घूम रहा है तो रिस्क नहीं ले सकते। कमिश्नर उसे सिर्फ 3 दिन का समय देता है केस को सॉल्व करने के लिए, वरना वो खुद इस केस को बंद कर देगा। खैर बाहर आकर उन सभी की मुलाकात बोधी से होती है जो कि राजेश्वरी का भाई है और देखकर तो लगता है वो किसी स्पिरिचुअल हीलर जैसा कुछ है। वो बताने लगता है कि पंकज उससे नफरत करता था, लेकिन अपनी बहन के खातिर बोधी उसके घर में रहता था। 1 साल पहले देखते हैं पंकज और बोधी एक साथ वक्त बिता रहे थे, बिना बात किए बस नेचर के बीच में थे। फिर कुछ दिन के बाद शांति पूर्वक को घर लेकर आई और उस दिन के बाद पंकज को देखकर ऐसा लगा जैसे उनकी जिंदगी में एक नया मकसद आ गया है। उसकी और बोधी की दोस्ती हो जाती है। शेरदिल पूछता है तो फिर इसीलिए आपके लिए 10% वो छोड़कर गए थे। फिर बोधी बताने लगता है कि जिस दिन पंकज की डेथ हुई उसने पूर्वक को देखा था घर से भागते हुए। उससे पहले एक गन शॉट की आवाज आई थी। अंगद भी गोली चला रहा था, लेकिन उसके राइफल की आवाज से वो गन शॉट की आवाज अलग थी। अंगद कभी नहीं चूकता, लेकिन उस दिन वो चूक रहा था। उसका एक भी शॉट नहीं लगा। पूछताछ के बाद नताशा अपना पूरा लुक बदल के शाहीन बन के तौफीक नाम के आदमी से मिलने जाती है जो कि इलीगल इमिग्रेशन करवाने में मदद करता है। तौफीक नताशा के स्माइल को देखकर बहक जाता है और उसे एक अंदर अजीब जगह लेकर जाता है। इधर डैनी को पता चलता है शेल कंपनीज में जो पैसे डाले जा रहे थे वो वापस टेलर टेलीकम्युनिकेशन के अकाउंट में जा रहे थे, मगर बीच में थोड़े बहुत पैसे गायब भी हो रहे थे जो सीधा जा रहे थे बुडापेस्ट के थॉमस हॉस्पिटल में। मतलब शायद वहाँ किसी का इलाज चल रहा था। ओलिविया सेंट थॉमस हॉस्पिटल के डीन से बात करती है और उनसे इन पैसों को लेकर जवाब मांगती है कि इनका यहाँ क्या इस्तेमाल हो रहा था। तौफिक नताशा को जयश से मिलाता है जो कि बहुत दिनों से छुपा हुआ था, इसीलिए नताशा को यह सब नाटक करना पड़ा। बिना वक्त गवाए वो बंदूक निकालती है, पूछती है ये तीसरा मेंबर हुडी वाला कौन है। शेरदिल को वो कॉल करके बताती है हुडी वाला लड़का नहीं बल्कि लड़की है और वो कोई और नहीं बल्कि फलक है। तीनों फलक के घर पे जाते हैं और उन्हें फलक के घर पे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन तभी उन्हें एक बड़ा सा पिंजरा मिलता है जिसके अंदर एक लड़की कैद होती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि किरण है, पूर्वक की बहन। वो पूर्वक के सामने आती है और उसे पूछती है आखिर तुमने ये सब क्यों किया। पूर्वक उसे सॉरी कहता है। इसके बाद पुलिस पंकज के मर्डर के जुर्म में फलक और पूर्वक दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। अगले दिन वो तीनों पहुंचते हैं भट्टी परिवार के घर पे और शेरदिल बोलता है कि हाउस अरेस्ट को टर्मिनेट किया जाता है और ये केस सॉल्व भी हो गया, वो भी 3 दिन के अंदर। वहाँ पर वो एक पेंटिंग देख रहा था और वो राजेश्वरी से पूछता है लाल रंग के अंदर लाल रंग
झूठ के अंदर दबे हुए सच के बारे में आपको छुपा तो नहीं रही। राजेश्वरी अनजान बनने की कोशिश करती है, कहती है मुझे तो कुछ नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। पता चलता है पंकज को कैंसर था। ये सुनकर पूरा परिवार हैरान हो जाता है। अंगद और राजेश्वरी को तो पैसों की पड़ी हुई थी, लेकिन शांति थी जो अपने पापा की फिक्र करती है। पंकज ने 3 शेल कंपनीज खोली थी। 1 साल तक रेगुलर ट्रांजैक्शन हो रहे थे, लेकिन उन्हें पता चला कुछ पैसे सेंट थॉमस हॉस्पिटल जा रहे थे। शायद वहाँ कोई एडमिट था और वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि पंकज खुद थे। देखते हैं कि बोधी, जो अब पंकज का दोस्त बन चुका था, उससे बात करने पर पंकज की जैसे सोच ही बदल जाती है। उसे पता था कि उसके परिवार वाले उसके पैसों के पीछे पड़े हैं, इसीलिए वो अपना डिसीजन बना लेता है कि वो अपना पैसा चैरिटी को डोनेट कर देगा। अंगद और राजेश्वरी सभी हैरान थे, मगर पंकज अपना डिसीजन बदलने वाला नहीं है। फिर अपना वो एक और डिसीजन सुनाता है कि वो ये घर शांति के नाम करने वाला है। अंगद बहुत गुस्से में आ जाता है और सब कुछ अपने मामा बोधी पर ब्लेम डालता है, जिसने पंकज का ब्रेन वॉश कर दिया। राजेश्वरी जानती थी कि ऐसा करके पंकज उन लोगों से बदला ले रहा है और बाकियों से भी, क्योंकि उन सभी की नजर पैसों पर थी और पंकज ये जानता है। फिर अचानक शांति वहाँ पर आ जाती है। अंगद उस पर चिल्लाने लगता है कि उसे तो उसका हक मिल गया, मगर शांति यहाँ अपना असली रूप दिखाती है। बोलती है वो भी बहुत गुस्से में है कि उसके पापा सारे पैसे चैरिटी को डोनेट कर दे रहे हैं, बस नाम के लिए उसे ये 10 मिलियन यूरोस का घर मिल रहा है, जबकि उसे तो अपने पापा के पैसों का 30% मिलना चाहिए था। वो कहती है कि हम लोग पापा को समझा सकते हैं, लेकिन राजेश्वरी कहती है पंकज कभी नहीं मानेगा। इसीलिए शांति प्लान बनाती है, पापा को मार डालते हैं। फलक ये सब सुन लेती है और अपना मुंह बंद रखने के लिए वो 10 मिलियन यूरोस डिमांड करती है। शेरदिल ने कभी नहीं सोचा था शांति इन सबके पीछे होगी। कहता है कि तुम वो आखिरी इंसान हो जिस पर मैं शक करता। अंगद गुस्से में बहुत कुछ कह देता था जो उसे नहीं बोलना चाहिए था, और वो सारी चीजें जयपाल के कहे गए बातों से मैच करते थे। शेरदिल उन सभी की तारीफ करता है कि उन लोगों ने एक मरते हुए इंसान का मर्डर प्लान किया। राजेश्वरी जानती थी कि अगर वो लोग पंकज को मारेंगे तो शक परिवार वालों पे ही आएगा, इसलिए उन्हें आउटसाइडर्स चाहिए होंगे। वो लोग पूर्वक को अपने प्लान में शामिल करते हैं, और वैसे भी पंकज पूर्वक को काम में अच्छे से ट्रीट करता तो नहीं था। उन्हें लग रहा था पूर्वक उनके लिए काम जरूर करेगा। राजेश्वरी यहाँ तक कह देती है कि अगर वो उनकी मदद करेगा पंकज को मारने में, तो वो उसकी शादी शांति से करवा देंगे। पूर्वक ने लूका को हायर किया, लेकिन उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी, ये सोच करके कि वो पंकज को मारने वाला है, मगर जिसका डर था वही हुआ। एक दिन पंकज पूर्वक को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि मैं तुम में खुद को देखता हूँ, मुझे भी ऐसे ही काम में बहुत टॉर्चर किया गया था, लेकिन मैं नहीं टूटा और तुम भी नहीं टूटे। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सब के सब पैसों के भूखे हैं, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, इसीलिए तुम शांति के लिए परफेक्ट हो। वो उसे गले लगाता है और पूर्वक ये सबसे हैरान था। वो पंकज को सॉरी कहता है। वो तो जैसे पंकज के बातों से उसका दिल भर आया था, इसीलिए वो कह देता है परिवार वाले आपको मारना चाहते हैं। शेरदिल आगे बताता है जिस दिन पंकज का मर्डर हुआ उस दिन से 2 लोग गायब थे। एक है जयश और दूसरी है हुडी वाली लड़की किरण, जो कि पूर्वक की बहन है, जो भी सुन और बोल नहीं सकती, जिसे पूर्वक इलीगली इंडिया से हंगरी लेकर आया था। लेकिन जब तक के किरण का लीगल पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता, किरण को छुप के रहना पड़ता, और इसीलिए वो हर 21 दिन में अपना घर बदलता था और जयस उसकी मदद करता था। भट्टी परिवार को इस बारे में पता था और इस बात का इस्तेमाल करके वो लोग पूर्वक को ब्लैकमेल कर रहे थे और उसका इस्तेमाल कर रहे थे। मगर प्रॉब्लम तब खड़ी हुई जब जयपाल लायबिलिटी बन गया और सभी लोग हाउस अरेस्ट में थे सिवाय एक के, और वो है फलक। और वो किरण की तरह हुडी पहनकर जयपाल को जंगल में ले जाके मार डालती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर पंकज को पता था उसका मर्डर होने वाला है तो आखिर उसने ये सब रोका क्यों नहीं। शेरदिल बोलता है लूका ने पंकज को नहीं मारा क्योंकि उस गाड़ी में मिस्टर भट्टी नहीं बल्कि उनकी डेड बॉडी थी। वो पहले ही मर चुके थे और उनकी मौत यहीं हुई थी। फ्लैशबैक में देखते हैं सच जानने के बाद कि उसके परिवार वाले उसे मारना चाहते हैं, पंकज अपने परिवार का सामना करता है। कह देता है कि पूर्वक ने उसे सब कुछ बता दिया, और वो कह देता है कि मैं सब कुछ पूर्वक और बोधी और रैबिट के नाम में कर रहा हूँ, मैंने विल चेंज कर दिया है। वो अपना बंदूक निकाल लेता है। शांति अपने पापा का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें गले लगाती है और चालाकी से उनके हाथ से बंदूक ले लेती है और उन्हें शूट कर देती है, और यही गन शॉट की आवाज बाहर से बोधी सुन लेता है। पंकज ने शांति पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था और वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी से ही करता था, लेकिन आज वही उसके मौत का कारण बनी। पूर्वक वहां से भाग जाता है। अंगद उसके पीछे
जाने वाला था, लेकिन राजेश्वरी उसे कहती है उसे बाद में देखेंगे, तुम बाहर जाकर शूटिंग करो, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि गोली अंदर नहीं बल्कि बाहर चल रही थी। वो अपनी बेटी शांति से कहती है साफ सफाई शुरू करो। बोधी बाहर पूर्वक को भागते हुए देखता है। फिर वो देखता है अंगद को जो शूटिंग कर रहा था, लेकिन उसका एक भी निशाना नहीं लगता। फिर वो अपने पापा के बॉडी को गाड़ी में रखता है और जयपाल को सब कुछ समझा देता है। उसके बाद वो पूर्वक के घर पहुंचता है और वो लोग पूर्वक को अपना सस्पेक्ट बनाने वाले थे। उसे धमकाते हैं कि अगर वो सस्पेक्ट नहीं बनेगा तो उसका खामियाजा उसकी बहन किरण को भुगतना पड़ेगा, जो कि यहाँ इलीगल इमिग्रेंट बन के रह रही है। किरण की जान बचाने के लिए पूर्वक ने झूठा कन्फेशन दिया कि उसी ने पंकज को मारा। शेरदिल परिवार वालों से कहता है आप लोगों ने एविडेंस को बहुत अच्छे से मिटा दिया, बस एक चीज रह गया। जब गोली चली थी तो खून के छींटे पेंटिंग में लग गए थे, जो किसी ने गौर नहीं किया, और खून अभी भी पेंटिंग में ही लगा हुआ है, लाल के अंदर लाल। सारा खुलासा होने के बाद राजेश्वरी, अंगद, शांति और एलिजाबेथ चारों को पंकज के मर्डर के चार्जेस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूर्वक और उसकी बहन को छोड़ दिया गया था। ये केस तो सॉल्व हो गया और उसके बाद शेरदिल बताता है कि अब वो जाने वाला है केनिया और वहां उसे एक और मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करना है। और इसी के साथ डिटेक्टिव शेरदिल मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।